आज हम क्लास 5 का दूसरा चैप्टर वर्ण विचार को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि, व्याकरण पढ़ने के बाद अब हम वर्ण विचार पर ध्यान देंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले हम वर्ण को देखेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। तो पहले हम ये जानें कि ध्वनि क्या है। ध्वनि शब्द का अर्थ वैसे तो बहुत बड़ा है, परंतु हम इसे भाषा के अंतर्गत इसके अर्थ को देखेंगे तब इसका अर्थ होता है कि मनुष्य अर्थात इंसान के मुंह से जो निकलती है भाषाएं, उसी की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मौखिक भाषा में ध्वनियाँ ही शब्दों का आधार होते हैं और लिखित भाषा में वर्ण ध्वनियों के संकेत होते हैं। ध्वनि एक होने पर भी अलग अलग भाषाओं में वर्णों के रूप में अलग अलग होते हैं। जैसे क ध्वनि के लिए हिंदी का क अथवा अंग्रेजी में के वर्ण जो होता है उस रूप में हम लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्ण या अक्षर क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य माने जिसके खंड या टुकड़े न हो सकें या जिसको हम विभाजित न कर सकें, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ह शब्द लिया, तो ह शब्द को हम ह वर्ण लिया तो ह वर्ण को हम बांट नहीं सकते हैं या उसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम वर्ण को पुस्तक में देखते हैं क्या परिभाषित किया गया है। हर ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। मैंने पहले भी बताया कि लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह है वह हमारा वर्ण है। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन वर्णों का व्यवस्थित माने एक तरीके से क्रम में रखा हुआ समूह वर्णमाला कहलाता है। कैसे? जब हम वर्णों को इधर उधर लिख देते हैं अर्थात वह एक क्रम में नहीं रहेगा तो वह वर्णमाला नहीं कहलाएगा। जब हम वर्णों को एक क्रम में लिखेंगे, लाइन से लिखेंगे, तभी वह वर्णमाला कहलाया जाएगा। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं जो पूरा अर्थ देते हैं। अब आप देखिए कि पहले क्या है, वर्ण बना। वर्ण को जब हम क्रम में लिखेंगे तो वर्णमाला बनेगा। वर्णमाला को जब हम बहुत तरीके से लिखेंगे, उनको एक सार्थक क्रम में लिखेंगे तो शब्द बनेंगे। जब हम शब्दों को एक सार्थक क्रम में लिखेंगे तब वाक्य बनेंगे और तब हमारा पूरा आशय या कहने का पूरा अर्थ स्पष्ट होगा। अब आइए देखते हैं वर्णमाला क्या है। हिंदी की वर्णमाला वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर क्या है ये देखो। पहले स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। अर्थात स्वर को हम बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता या हेल्प नहीं लेते हैं। अ से अ तक स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब इसमें देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इसकी संख्या 11 अर्थात 11 है। ये आपके स्वर हैं अ, आ, ई, बड़े ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ओ, औ। अब आते हैं, देखिए मुख्य रूप से स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब हम देखें कि ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ तथा ऋषि ह्रस्व स्वर हैं। अब देखते हैं पुस्तक में वे स्वर जिनका उच्चारण
कम से कम समय में किया जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, हमने पहले भी बताया, अ, ई, उ और ऋषि। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व समय से ज़्यादा मतलब 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुने समय में होता है, ये हैं, कौन कौन से हैं ये दीर्घ स्वर? आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब इसको काउंट करते हैं, कितने हैं? ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, ऋषि, और दीर्घ स्वर 4, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दीर्घ स्वर 7 हैं और ह्रस्व स्वर जो है वो 4 हैं। ये दोनों को काउंट करने पर दोनों 11 हो गए। इसलिए मेरे जो स्वर हैं व्यंजन और स्वर में स्वर हमारे 11 हैं। तो आपने ह्रस्व स्वर भी काउंट कर लिया, दीर्घ स्वर भी काउंट कर लिया, दोनों को मिला भी लिए और दोनों का जो काउंट हुआ वो दोनों हमारे मिला करके 11 स्वर हो गए। तो ह्रस्व स्वर फिर से एक बार देखिए, ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं, दोनों को मिलाने पर 11 स्वर हो गए। हिंदी में स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। पहला अपने मूल रूप में अ, आ, ई और बड़े ई, मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलाकर। इन दोनों रूपों में स्वर का प्रयोग होता है। जैसा कि ये भी दिखाया गया है, स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन स्वरों की यह मात्राएं हैं। अ का मात्रा चिन्ह नहीं होता और आ हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों में केवल चंद्र ध्वनि का प्रयोग होता है, जिसे आगत भी कहते हैं, जैसे कॉलेज, बॉल आदि। र में उ और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है, इसको आप देखें। र देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये र में और नहीं है, और ये जो है ऊ की मात्रा है। तो जब र में हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लगेगा, जैसे रुपया, गुरु। अब आइए देखते हैं र में जब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। र में यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है, तो इसमें से अ निकल गया है, मतलब इस र में अ नहीं है, और यहाँ पे ऊ, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। देखिए कुछ इस तरह से र में बड़ा ऊ की मात्रा लगता है, जैसे रूप, अमरूद, और इसका उच्चारण भी दीर्घ स्वर के समान ही होता है। स्वरों के बाद इन वर्णों को स्थान दिया जाता है, जैसे अंग, अह या अंग। ये आपकी चंद्रबिंदी जो है अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार। अंग का चिन्ह बिंदु है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हमने बताया, ये अंग पे जो ये बिंदु है यह अनुस्वार है, इसे नाक की सहायता से बोला जाता है, जैसे पंखा, बंद, डंडा आदि। अ यह विसर्ग चिन्ह है, यह व्यंजन के बाद लगता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। विसर्ग चिन्ह वाले शब्दों को बोलते समय ह की हल्की सी आवाज़ आती है। विसर्ग में ह जो है उच्चारण करते समय उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी निकलती है। अंग यह अनुनासिक है, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु इस प्रकार से है, परंतु यदि शिरोरेखा पर मात्रा हो तो केवल बिंदु लगाई जाती है, जैसे फंसना, फेंटना। देखो यहाँ पे फ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, किंतु यहाँ पे जब फ पे ये एक ही मात्रा लगा है तो ये चंद्र बिंदु यहाँ से हट गया और केवल बिंदु का रूप ले लिया। फेंटना, सांप, खींचना, गोंद, औंधा आदि। तो यहाँ पे हम सिरोरेखा
शिरोरेखा का मतलब होता है जो अक्षर के ऊपर या वर्ण के ऊपर रेखा लगाई जाती है। इस प्रकार से इसी के ऊपर हम इस चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन व्यंजन क्या है, पहले हम ये जानें कि व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय हम स्वर की सहायता, स्वर की हेल्प लेते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लो ये क है, तो क में क का उच्चारण करते समय हमें अ उसमें मिला हुआ रहता है, तो क में अ जो मिला है, तो बिना हम स्वर के कैसे व्यंजन बोलेंगे, इसलिए अ इसमें मिला है और क के साथ हम अ को भी बोलते हैं। यही कहा गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख के भीतर कंठ माने गले में, तालु, मूर्धा, दंत माने दांत व ओष्ठ माने अधर ओठ से स्पर्श करती है। हिंदी में 33 अर्थात 33 व्यंजन होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। क से लिखिए ये ग तक, क वर्ग, च से ञ तक, च वर्ग, ट से अड़ तक, ट वर्ग, त से न तक, त वर्ग, प से म तक, प वर्ग और य र ल व श क श ह। इस प्रकार से ये हमारे 33 वर्ण व्यंजन के हुए। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन या कहलाते हैं। जैसे छ, ज्ञ, त्र और श्र। अब छ कैसे बने हैं, क इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि क में अ नहीं है, और ये जो श है, ख है, ये पूरा है और आधा क, ये दोनों मिलाने से छ बना है। ज आधा है क्योंकि इसमें अ नहीं मिला हुआ है, और नहीं मिला हुआ है इसका चिन्ह ये है कि इसमें ये हलंत लगा हुआ है ज्ञ, तो ये दोनों मिला करके ज्ञ बना है। त आधा है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, तो यह स्वर इसमें नहीं है और ये पूरा है, तो त्र ये बना हुआ है। श इसमें आधा ये अ नहीं है, आधा श है, और ये र दोनों मिलाने से ये श्र बना हुआ है। अब आते हैं संयुक्ताक्षर की तरफ। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर माने मिले हुए अक्षर कहलाते हैं। कैसे कैसे ये अक्षर हैं कि आधा च, छ, क्य, प्य, द्य, त्य। अब आते हैं द्वितीय व्यंजन की ओर। दो समान या एक जैसे व्यंजन से मिलकर बने व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन इधर उदाहरण दिया हुआ है। 2 बार च है, इसमें पहला आधा च है, इसी प्रकार से ये भी है, ये है, और ये जो है ये आधा म और पूरा म, आधा ल और पूरा ल, आधा त और पूरा त, आधा ट और पूरा ट। इस प्रकार से यह द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं। र के विभिन्न प्रयोगों को हम देखेंगे। पहला, जब र स्वर रहित होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर ऐसे शिरोरेखा के ऊपर इस रूप में लगाया जाता है। क, र और ये म, ये तीनों मिला करके कर्म हुआ। जो र है ये म के ऊपर लगा हुआ है। क, र, म, क के बाद ये र आया, तो ये जो र कहाँ लगेगा, अगर ये स्वर रहित है तो कहाँ लगेगा, म के ऊपर, तो ये शब्द बना कर्म।
दूसरा है जब र स्वर के बिना व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन माने उसके पैर के रूप में, पैर में ऐसे तिरछे लाइन के रूप में लिखा जाता है, जैसे क र म। अब ये जो र है यह स्वर के बिना है, तो क और क में अ नहीं है, म क्रम ऐसा, ये जो है क की जो ये नीचे लाइन है इसके ये पैर में पूरी ये लाइन ऐसे लगा करके ये र को लिखा जाता है, तो ये शब्द बना क्रम। तीसरा है बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन के रूप में अर्थात उसके पैर के रूप में लिखा जाता है, जैसे ट र ख। तो ट में यह उसके नीचे पैर के रूप में यहाँ पर ट्रक ऐसा लिखा जाता है। देखो आवाज नहीं आ रही। या वर्ण विच्छेद। वर्तनी क्या है? जो हम शब्दों को लिखते हैं सही सही। आप जानते हैं शब्द वर्णों से बनते हैं। किसी शब्द को बनाने वाले वर्णों को ही हम उसकी वर्तनी कहते हैं। जैसे हिमालय की वर्तनी है ह, ई, म, आ, ल, अ, य, अ अर्थात हिमालय। इस प्रकार वर्तनी के वर्णों को अलग अलग दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद जब हम शब्दों में से अ और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग रूप में लिखते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं द में ये हलंत लगा हुआ है अर्थात इसमें स्वर नहीं है। उसके बाद उ, फिर ध में ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें ये अ नहीं है, ये अ अलग से लिखा हुआ है। तो द, उ, ध, अ ऐसा मिला करके दूध यह शब्द बना। ब, ई, ल, ई। ये भी ल आधा है, ये भी ल आधा है, इन दोनों में स्वर नहीं है क्योंकि नीचे ये हलंत लगा हुआ है। तो ये सब मिलाने से ऐसा स्वर, ऐसा जो है ये शब्द बना है बिल्ली। इस प्रकार इस तरह से हम वर्ण विचार पाठ को यहाँ पढ़े हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वर्ण विच्छेद इत्यादि पर चर्चा हुआ है।